बच्चों आज हम समझेंगे टॉपिक 17.5 जिसका नाम है सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड। यानी हमने जो ग्रुप 2 है ना उसके सल्फेट्स को और हाइड्रोक्साइड्स को, इन दोनों को समझना है कि इनकी सोलबिलिटी क्या होती है। तो अब इनकी या किसी भी चीज़ की सोलबिलिटी से मुराद क्या होता है। सोलबिलिटी मीन्स पानी में कोई चीज़ कितना हल हो सकती है बेटा, वो उसकी सोलबिलिटी कहलाती है जी। तो बेटा सबसे पहले मिसाल लेते हैं। अगर ग्रुप 2 का एक एलिमेंट देखें मैग्नीशियम, अगर मैं इसका सल्फेट बनाऊं तो ये बेटा बनेगा MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या ये आयनिक कंपाउंड है? यस, ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये टूट कर Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन बन जाता है और साथ में SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन बन जाता है। अब मुझे समझना है कि इन कंपाउंड की, यानी ये एक बेटा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो मुझे ये समझना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी से क्या मुराद होता है, सोलिबिलिटी किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से कम होती है। बेटा देखें, जब मैं इसको सोलिबिलिटी यानी सोलेबल करूँगा, हल करूँगा, तो मुझे इसको पानी यानी वाटर के अंदर हल करना पड़ेगा ना, और वाटर मीन H2O, ठीक है। तो अब पानी के मॉलिक्यूल आएंगे और इनके गिर्द इस तरह से अट्रैक्शन करेंगे, इनके गिर्द इनको सराउंड करेंगे पानी के मॉलिक्यूल, क्योंकि बेटा पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है इस तरह से। और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो पानी के मॉलिक्यूल दोनों आयंस को कवर अप करते हैं, पॉजिटिव आयन को भी, नेगेटिव आयन को भी। पॉजिटिव आयन के करीब आता है नेगेटिव ऑक्सीजन और बेटा नेगेटिव आयन के करीब आता है पॉजिटिव हाइड्रोजन। यूँ पानी के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं और ये चीज़ फिर हल हो जाएगी यानी सॉल्युबल हो जाएगी जी। तो बेटा अब किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, जैसा कि इसी की मिसाल लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, MgSO4 की। नंबर 1 बेटा, इसको तोड़ने के लिए यानी इसको अपने आयंस में तब्दील करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी Mg2 पॉजिटिव का आयन बनाना है और साथ में सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन बनाना है। तो बेटा आपको एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो उस एनर्जी का जो चेंज होता है बेटा उसका नाम होता है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज़ लैटिस एंथैल्पी, ऑलराइट। सो लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो कि आप किसी आयनिक कंपाउंड को सप्लाई करते हो ताकि वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट सके, क्योंकि हल होने के लिए पहले आयन का बनना ज़रूरी है ना, यानी आयनिक कंपाउंड का टूटना ज़रूरी, ठीक है। तो अब बेटा आप एनर्जी दे रहे हो, तो ये रिएक्शन कैसा होता है, ये एनर्जी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सो में तो निकलती है ना, एंडो में दी जाती है। तो बेटा ये एंडोथर्मिक होती है लैटिस एंथैल्पी। तो बेटा लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, एंडोथर्मिक एनर्जी होती है, एनर्जी चेंज होता है जो आप सप्लाई करते हो। और एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइन होता है, एक्सोथर्मिक नेगेटिव होता है ना, तो आप उसमें एनर्जी के जो चेंज होता है ना, एंथैल्पी चेंज होता है, उसके साथ नेगेटिव लिखते हो। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में आप एनर्जी के साथ, वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लिखते हैं जी। तो बेटा देखते हैं, ये है लैटिस एंथैल्पी। इसको लिखना कैसे बेटा, ये जो एंथैल्पी का चेंज होता है ना, इसको डेल्टा H से लिखना है, आपने डिनोट करना है। और लैटिस है तो साथ में लैटिस लिखा है, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट 1 मोल ऑफ द सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयन। यानी आपने क्या करना है, आयनिक कंपाउंड लेना है, कितना, 1 मोल, और बेटा उसको उसके आयंस में तोड़ देना है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। और उसका नाम है लैटिस एंथैल्पी। दिस इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी आपको देना पड़ती है, एंडोथर्मिक जो आप देते हो, एक्सोथर्मिक जो निकलती है। स्ट्रोंगर फोर्सेज इन द क्रिस्टल लैटिस इम्प्लाई हायर लैटिस एनर्जी। यस, तो अगर वो क्रिस्टल लैटिस जो है यानी आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टल लैटिस यानी जो आयनिक कंपाउंड, अगर उसके आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी जी। बेटा अब ये जो लैटिस एंथैल्पी है ना, जिसको हम डेल्टा H एंथैल्पी को कहते हैं, और साथ में लैटिस है बेटा, ये डिपेंड करती है आयंस के साइज़ के ऊपर।
यानी साइज़ और चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। सो साइज़ ऑफ आयन, देखिए ये आपको एनर्जी पता है, समझ आई ना ये एनर्जी क्या होती है। जब आपने किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयन में तोड़ना है तो बेटा एनर्जी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जब आप तोड़ेंगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा जिसको आप कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव आयन बनेगा जिसको आप एन आयन कहते हैं। ठीक, सो अगर आयन का साइज़ आपस में कंपेरेबल हुआ, यानी जो पॉजिटिव आयन है जितना उसका साइज़ है, नेगेटिव आयन का भी तकरीबन उतना साइज़ है ना, तो बेटा दोनों के दरमियान की जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है ना वो मज़बूत होनी है। तो फिर आपको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। उस एनर्जी का नाम है क्या, डेल्टा एच लैटिस, यानी लैटिस एंथैल्पी। तो ज़्यादा एंथैल्पी होती है लैटिस की। लेकिन अगर एक साइज़ का आयन बहुत बड़ा हुआ, जैसा कि लेट्स सपोज पॉजिटिव आयन बहुत बड़े साइज़ का है और दूसरे आयन का साइज़ बहुत छोटा हुआ, तो इनके दरमियान की अट्रैक्शन को बेटा तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो बेटा आप थोड़ी सी एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी सप्लाई करेंगे, ये अट्रैक्शन टूट जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, तो आपको एंथैल्पी थोड़ी चाहिए। जी तो बच्चे ये बात लिखी है, एज द साइजेस ऑफ द कैटायन एंड एनायन आर कंपेरेबल, यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो साइज़ होता है वो आपस में कंपेरेबल होना, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रोंगर, तो उनके दरमियान की फ़ोर्स बड़ी मजबूत होती है, एंड द लैटिस एनर्जी इज़ हायर, तो बेटा आप ज़्यादा एनर्जी देंगे तो जाके ये टूटेंगे, आइंस अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी लैटिस एनर्जी ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। सो व्हेन वन ऑफ द आइन इज़ लार्जर अदर वन इज़ मच स्मॉलर, लेकिन अगर एक बड़ा हुआ एक बहुत छोटा हुआ तो फोर्सेस बिकम वीकर, यानी इनके दरमियान की आपस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएंगी। कंपाउंड विल हैव लोअर लैटिस एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे टूट जाएगा। जी तो बेटे अब आपने अगर लैटिस एंथैल्पी देकर आइंस में तोड़ लिया ना, तो अब अगला काम सुनिएगा बेटा। इन आइंस के बाहर पानी के वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, इनको सराउंड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के दरमियान यानी आइंस पॉजिटिव नेगेटिव आइंस और उनके बाहर जो पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा डाला होगा ना, इनके दरमियान बेटा अब अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अट्रैक्शन होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी पानी उतना ज़्यादा इनको अपने अंदर ले लेगा। सो अब बेटा जब इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है ना, तो एक एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको आप क्या नाम देते हो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो बेटा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है, वो एंथैल्पी होती है जो रिलीज़ होती है जब आप वाटर के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव नेगेटिव आइंस को सराउंड करते हैं, तो अट्रैक्शन होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स और बचे इन आइंस के दरमियान में। तो बेटा ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। अब चूँकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, तो बेटा ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का सिंबल क्या होगा, एंथैल्पी को तो डेल्टा एच से ज़ाहिर करते हो ना, साथ में छोटा सा हाइड इतना लिख देना है, पूरा भी लिख सकते हो, तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है। अब बेटा चूँकि ये एक्सोथर्मिक है, यानी ये हीट रिलीज़ हो रही है ना, तो एक्सोथर्मिक हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो बेटा देखें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है डेल्टा एच और साथ में हाइड्रेशन के पहले 2-3 लेटर लिखे हैं। इट इज़ द एनर्जी रिलीज़, ये एनर्जी वो है जो रिलीज़ होगी, निकलेगी व्हेन गैसियस आइंस आर सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। जब ये आइंस पॉजिटिव नेगेटिव आइंस कैटाइन एनाइन ये वाटर के साथ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं और वाटर इनको सराउंड करता है ना, यानी बिकम हाइड्रेटेड, यानी इन आइंस पे आके पानी जुड़ जाता है। आगे बच्चे कहता है कि दिस इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी ये हीट हमेशा रिलीज़ होती है। ऊपर भी तो लिखा है ना कि एनर्जी रिलीज़, तो ये रिलीज़ होती है एनर्जी, एक्सोथर्मिक इसको बोलते हैं, और नेगेटिव वैल्यू आती है। अब बच्चे आगे देखें अगली लाइन को, कहता है स्ट्रोंगर अट्रैक्शन बिटवीन आइन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी अगर साथ वाले वाटर के मॉलिक्यूल और उनके अंदर जो आइन है, अगर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन क्या हो, मजबूत हो, तो जाहिर है ये एंथैल्पी हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी है इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, लेकिन नेगेटिव साथ आएगा। ठीक है, तो अगर कहता है कि स्ट्रोंगर अट्रैक्शन हुई ना बिटवीन आइन और वाटर मॉलिक्यूल, मीन अ मोर नेगेटिव डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब मोर वैल्यू होगी और नेगेटिव में होगी। अब बच्चे चूँकि हम ग्रुप नंबर 2 को समझ रहे हैं ना, ग्रुप नंबर 2,
तो ग्रुप नंबर 2 में अगर हम ट्रेंड को देखें, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ट्रेंड को देखें ना, सो देखें जो ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। तो बेटा ये ग्रुप नंबर 2 है। अब इनके साइज़ का आपको पता है कि सबसे छोटा, देन उससे बड़े साइज़ का आयन, फिर उससे बड़े साइज़, ये तो बड़ा नहीं बना सका मैं, मज़ीद बड़े साइज़ का आयन, फिर बेटा उससे भी बड़े साइज़ का आयन, एंड देन लास्ट पे फाइनली सबसे बड़े साइज़ का आयन। अब जाहिर है ये सब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यानी ये और 2 पॉजिटिव लेते हैं, आई नो, बट हम सिर्फ पॉजिटिव लिख देते हैं। अब अगर हम इनके गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल को इमेजिन करें जब इन्होंने पानी के अंदर सॉल्युबल होना है ना, तो आपके ख्याल में कौन सा जो ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है वो सबसे ज़्यादा पानी के साथ अट्रैक्शन करेगा? तो बेटा जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। ऐसा इसलिए कि उसका साइज़ बहुत छोटा है। चार्ज तो सब पे 2 पॉजिटिव सेम ही होगा ना, चार्ज तो सेम है, लेकिन अब जितने छोटे पे वो सेम चार्ज हो वो उतना ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है कि ये छोटा सा है लेकिन चार्ज इस पे भी उतना है, ये बहुत बड़ा है चार्ज इस पे भी उतना है, तो चार्ज तो सेम है, लिहाजा फिर साइज़ की बात आती है। जो सबसे छोटा है और सेम चार्ज वाला है ना, तो वो पानी के साथ फिर बड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। और बेटा पानी के साथ अट्रैक्शन हो तो एक एंथैल्पी रिलीज़ होती है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हम डेल्टा एच हाइड्रेशन कहते हैं। तो बेटा फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। और अगर आप नीचे ग्रुप की तरफ नीचे की तरफ मूव करते जाओ ना ग्रुप में, तो फिर ये वैल्यू कम होती जाएगी, यानी हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी है बेटा वो नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे आयंस का साइज़ मज़ीद बड़ा होता जाता है और उनमें उतनी पावर नहीं रहती जी। तो बेटा देखें, स्मॉलर आयन, अगर आयन छोटा हुआ विद हाई चार्ज डेंसिटी, इसी को हाई चार्ज डेंसिटी बोलते हैं कि छोटे से साइज़ का आयन है, चार्ज उतना ही है, तो इसको हम बोलते हैं कि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल मोर स्ट्रॉन्गली, तो ये छोटे पानी के मॉलिक्यूल को ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करते हैं, लीडिंग टू मोर नेगेटिव एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है और नेगेटिव में तो आनी ही है ना, खैर। तो कहता है कि डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी है ना, बिकम्स लेस नेगेटिव, उसकी वैल्यू लेस यानी छोटी होती है। नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू नेगेटिव में आनी ही आनी है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी लेस एनर्जी रिलीज़ होनी है एज़ यू गो डाउन ग्रुप। बेटा जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, इसकी रीज़न क्या है? आयंस गेट लार्जर, तो आयन का साइज़ बड़ा होता जाता है जी। तो बेटा अब मज़ीद बात थोड़ी मज़ीद कॉम्प्लेक्स होगी, अच्छे से समझ लेना। आपने 2 एंथैल्पीज़ पढ़ी हैं, एक है डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी और एक है डेल्टा एच कौन सी थी? हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो बेटा हमारे पास बनती है डेल्टा एच सॉल्यूशन, यानी पूरे सॉल्यूशन की एंथैल्पी बनती है, ठीक है। यानी एक कंपाउंड कितना सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा, हल होगा, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, वो इन दोनों के ओवरऑल नतीजे का, जो ओवरऑल इन दोनों का रिज़ल्ट होता है, ठीक है, कि लैटिस एंथैल्पी कितनी है और हाइड्रेशन की एंथैल्पी कितनी है। एंड यू नो कि ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये किस में होती है बेटा? ये पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी, यानी आप पॉजिटिव, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ती है और आयंस को सेपरेट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और बेटा ये जो डेल्टा एच हाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है। और ये क्या होती है कि जब आयंस पानी के साथ अट्रैक्शन करते हैं ना, तो उनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम डेल्टा एच हाइड्रेशन बोलते हैं। अब बच्चे ये जो बात मैं लिखने लगा हूँ ना, इसको नोट कर लेना। अगर एक कंपाउंड मोर सोलबल है, यानी मोर सोलिबिलिटी रखता है, उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, तो इससे क्या मुराद होगा? और अगर एक कंपाउंड लेस सोलिबिलिटी रखता है, यानी उसकी सोलिबिलिटी कम है, तो इससे क्या मुराद होता है? बात को समझे। मोर सोलिबिलिटी यानी ज़्यादा सोलबल होने का मतलब है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये ज़्यादा हो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि पानी के साथ अट्रैक्शन, तो पानी के साथ अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा सोलिबिलिटी ना, तो मोर सोलिबिलिटी का मतलब है मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, और लेस पॉजिटिव वैल्यू, और लेस पॉजिटिव वैल्यू। लेस पॉजिटिव से मुराद है कि थोड़ी सी एनर्जी दो, और पॉजिटिव क्या है? लैटिस एनर्जी है,
और लैटिस एनर्जी क्या होती है, आइंस को सेपरेट करने की एनर्जी। तो लेस है यानी थोड़ी सी एनर्जी दे के आइन सेपरेट हो रहे हैं, और मोर नेगेटिव है यानी वो पानी के साथ बड़ा ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। और बेटा लेस सॉल्युबिलिटी क्या हो, इसका उल्ट कर लो, यानी अगर वो लेस नेगेटिव वैल्यू रखता हो, नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, हाइड्रेशन वाली, यानी उसकी हाइड्रेशन की वैल्यू कम हो और मोर पॉजिटिव वैल्यू रखता हो। ठीक है, तो एक अच्छे से याद रख लो, मोर सॉल्युबिलिटी वाली बुक ने भी यही लिखी है, लेकिन दूसरा भी जहन में होना चाहिए आपके। तो बेटे ये बात यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है, आपने ये रीड कर लेनी है जी। तो बेटे अब टॉपिक का अगर मैं आपको नाम दिखाऊँ ना, तो हमने ग्रुप 2 के सल्फेट और ग्रुप 2 के हाइड्रो ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी को समझना था। तो हमने यहाँ पर ये दो टेबल बना लिए हैं। ये है हाइड्रो ऑक्साइड, यानी ग्रुप 2 बना है ना, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। इनके हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमने इस रेड वाले एरो से समझ लेनी है, और इसी ग्रुप 2 के सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है ना बेटा, वो इस ब्लू वाले एरो से हमें समझ लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला लेस सॉल्युबल है और आहिस्ता आहिस्ता एरो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और लास्ट वाला मोर सॉल्युबल है, यानी सबसे आखिर वाले तक जाते हुए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इट मीन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हो, हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात हो रही है, तो ग्रुप 2 के हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जी। तो बेटा ये बात लिखी मैंने कि ग्रुप 2 नीचे आते हुए, ग्रुप 2 के हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है डाउन आते हुए, डाउन द ग्रुप आते हुए। ऐसा इसलिए, देखिए आपने ये जो दोनों एंथैल्पीज़ पढ़ी है ना, एंथैल्पी ऑफ लैटिस और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये दोनों नीचे आते हुए कम होती हैं, यानी ग्रुप में नीचे आते हैं ना, तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस भी डिक्रीज़ करती हैं और हाइड्रेशन भी डिक्रीज़ करती है। मतलब एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या था कि आइंस को सेपरेट करना है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हो ना, बेरिलियम से या मैग्नीशियम से लास्ट में बेरियम तक आते हो, तो बेटा साइज़ बहुत बढ़ जाता है और बड़े आइंस को सेपरेट करना ईजी होता है, लिहाजा लैटिस की वैल्यू कम हो जाती है नीचे आते हुए। और बचे फिर ये जो है ना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या था कि ये जो आइंस हैं ये पानी के साथ जब अट्रैक्शन करते हैं तो एंथैल्पी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। बेटा ये भी नीचे आते आते कम हो जाती है। रीज़न सेम है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं ना, तो साइज़ ऑफ द आइंस बढ़ता चला जाता है। बड़े जो आइंस होते हैं ना, वो पानी के साथ इतना अट्रैक्शन भी नहीं कर पाते और वो भी एनर्जी रिलीज़ कम करते हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी नीचे आते आते डिक्रीज़ कर जाएगी। अब बड़ी कन्फ्यूजन ज़हन में पैदा हो जाती है कि अगर दोनों एंथैल्पी कम हो रही है, और मैंने आपको ऊपर बताया कि इन दोनों एंथैल्पी को मिला के ही क्या बनना है, सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिसाइड होनी है। ठीक है, अब अगर दोनों कम हो रही हैं तो सॉल्युबिलिटी नीचे आते हुए कैसे इंक्रीज़ हो रही है? इसकी रीज़न ये है कि नीचे आते हुए दोनों कम हो रही हैं, लेकिन ये जो लैटिस की एंथैल्पी है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ये बहुत ज़्यादा कम हो रही है। लेकिन जो हाइड्रेशन की एंथैल्पी है ये इतनी कम नहीं हो रही, इतनी कम नहीं हो रही, यानी ये अभी भी हाइड्रेशन की एंथैल्पी इससे तो ज़्यादा ही है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी ज़्यादा है लैटिस से, तो देखते हैं अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव ज़्यादा है तो बेटा मोर नेगेटिव मतलब ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होनी है। बात को समझ रहे हैं? तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है नीचे आते हुए। तो अब बात को समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपके लिए, मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी टफ़ लगती हैं बच्चों को। बेटा एंथैल्पी लैटिस की, एंथैल्पी हाइड्रेशन की, दोनों नीचे आते कम होती हैं। ऐसा एक ही वजह से होता है क्योंकि नीचे आते हुए आइन साइज़ में बड़े होते जाते हैं। ठीक है, अब जब दोनों कम हो रही हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा तब होता अगर दोनों का कम होना बराबर होता, मगर ऐसा हो नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है कि जो लैटिस की एंथैल्पी है ना बेटा वो ज़्यादा कम हो रही है, वो भी नीचे वाली भी कम हो रही है, लेकिन वो इतनी कम नहीं हो रही। तो फिर दोनों के कंपैरिजन किया जाए तो हाइड्रेशन वाली ज़्यादा है, क्योंकि वो इतनी कम नहीं हुई, वो तो ज़्यादा ही कम होगी ना, तो हाइड्रेशन वाली ज़्यादा है। अब हाइड्रेशन वाली को आपने नेगेटिव बोला और ये ज़्यादा है, तो अगर नेगेटिव ज़्यादा हुई तो बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बात है कि नीचे आते आते सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
तो बेटा ये जो मुश्किल सी बात है ना, इसको इस पैराग्राफ में यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक पढ़ लेना है। सही है, यहाँ तक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा रीड करवा सकता हूँ आपको। कहता है गोइंग डाउन ग्रुप टू में जैसे नीचे आते हो ना, बोथ दोनों चीज़ें, डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड डेल्टा एच लैटिस डिक्रीज, दोनों चीज़ें कम होती हैं नीचे आते हुए। हाउएवर लेकिन फ़र्क है, इनके कम होने में भी फ़र्क है। द डिक्रीज इन द लैटिस एंथैल्पी इज़ मोर सिग्निफिकेंट, जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा कम होती है देन द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन की निस्बत। तो फिर मैंने आपको ये जो रिलेशन ऊपर समझाया बच्चे दिस वन, कि हाइड्रेशन और लैटिस दोनों की एंथैल्पी डिसाइड करती हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कितनी होनी। तो अब हाइड्रेशन इतनी कम नहीं हो रही, नेगेटिव है, ज़्यादा है, तो नेगेटिव ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी मोर होगी। अब बच्चे हमने एक और चीज़ समझनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, यानी ये जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं इनके आपने सल्फेट बनाने हैं, कंपाउंड्स होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी को देखना है। आप देख रहे हैं सबसे जो ऊपर वाला कंपाउंड है बेटा वो मोर सॉल्युबल यानी ज़्यादा सॉल्युबल है, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं ना, ये साइज़ भी छोटा हो रहा है, लिखा भी है कि सबसे लास्ट वाला लेस सॉल्युबल है, यानी सल्फेट की सॉल्युबिलिटी नीचे आते आते बेटा कम होती जाती है, लेस होती जाती है। अब इसकी रीज़न देखते हैं जी बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड की जगह ग्रुप 2 के सल्फेट की बात करूँ ना, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़, यानी मुझे ऐसे बनाना चाहिए, ऊपर बड़े साइज़ का एरो और नीचे छोटे साइज़ का, यानी नीचे आते आते वो कम होगी सॉल्युबिलिटी। किन की? मैं सल्फेट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि नीचे आते आते ये दोनों चीज़ें कम होनी है, ये तो बात सेम है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दोनों कम होंगी, लेकिन इस बार कम जो है ना वो अगेन फ़र्क है, कम होने में फ़र्क है। तो बेटा इस बार क्या होगा कि जो हाइड्रेशन की एंथैल्पी है वो ज़्यादा कम हो जाती है, वो क्या हो जाती है? ज़्यादा कम हो जाती है, और जो लैटिस की एंथैल्पी है बेटा वो भी कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं, इतनी कम नहीं होती। और अगर हम दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन बनाए ना, तो फिर ये इतनी कम नहीं हुई लैटिस की एंथैल्पी, तो बेटा फिर ये ज़्यादा हुई ना उसकी निस्बत। तो इस बार हमें कॉन्सेप्ट मिला कि लैटिस की एंथैल्पी ज़्यादा है। तो अब मूव करते हैं ये लैटिस के ऊपर, और ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव है ये। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पॉजिटिव ज़्यादा यानी मोर हो तो बेटा सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ। जैसे ऐसे ग्रुप में नीचे आओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ यानी कम होगी। अब इसके उल्ट होने की वजह क्या है बच्चे? सल्फेट का साइज़ है, कि सल्फेट का साइज़ बहुत बड़ा होता है सल्फेट आयन का, इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा रिवर्स हो गया है जी। तो बेटा देखें, कहता है सल्फेट आयन जो SO4 नेगेटिव आयन है ना, रिलेटिवली लार्जर, बेटा ये साइज़ में बड़ा है। वाइल गोइंग डाउन ग्रुप 2, आप ग्रुप 2 में डाउन आते हो ना, नीचे आते हो, तो अव्वल तो बात यही है कि दोनों डेल्टा एच हाइड्रेशन और डेल्टा एच लैटिस डिक्रीज़ होती है, कम होती है, लेकिन फिर वही फ़र्क आता है। बट फॉर लार्ज एनाइन लाइक सल्फेट, लेकिन सल्फेट के लार्ज होने की वजह से ना जो डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एंथैल्पी है इज़ मोर सिग्निफिकेंट। बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिक्रीज़ होना ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा ही कम हो जाता है देन डिक्रीज़ इन लैटिस एंथैल्पी। और फिर आपने उस रिलेशन को रटा लगा लेना है कि दोनों में से कौन सी चीज़ अगर ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी।